Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 16 जुलाई के करंट अफेयर्स क्या है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, आज की क्लास का पीडीएफ का लिंक और हमारे करंट अफेयर्स ऐप का लिंक सभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ पर एक बेल आइकन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस नहीं करें फ्रॉम एम्बिशियस बाबा। तो चलिए लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। पहला सवाल, इनमें से किस संगठन ने डिजिटल चौपल ऑर्गेनाइज करने की घोषणा की है अपने 39th फाउंडेशन डे पर? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज डी, नाबार्ड। नाबार्ड ने की है ये घोषणा कि वो अपना पहला डिजिटल चौपल ऑर्गेनाइज करेंगे अपने 39th फाउंडेशन डे पर, जो कि है 13 जुलाई को। तो चलिए आगे डिटेल्स में बात कर लेते हैं। नाबार्ड यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने अनाउंस की है कि वो अपना पहला डिजिटल चौपल ऑर्गेनाइज करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने 39th फाउंडेशन डे पर, यानी कि 13 जुलाई को। इसके तहत जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स जिसमें नाबार्ड ने निवेश किया है, वहाँ के पार्टिसिपेंट्स शामिल होंगे और वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे उन प्रोजेक्ट्स के बारे में। इस जो नाबार्ड का पहला डिजिटल चौपल है जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जाएगा, उसमें जो प्रोजेक्ट होल्डर्स है 7 प्रोजेक्ट्स के वो शामिल होंगे, जो कि है राजनंदन गांव में, चंबा, चित्रदुर्गा, नासिक, नुआपाड़ा और भागवत जैसी जगहों पे। ये 6 लोकेशंस पे ये जो 7 प्रोजेक्ट्स होल्डर्स हैं ये शामिल होंगे और ये अपने एक्सपीरियंसेस, जो ग्राउंड लेवल उनके एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर करेंगे और ऑल्सो वो अपनी ओपिनियंस देंगे कि कैसे इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाया जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, री इमेजिन कैंपेन के लिए FICCI के साथ इनमें से किस संगठन ने साझेदारी की है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए, यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। तो चलिए डिटेल्स जान लेते हैं। तो यूनिसेफ इंडिया ने हाल ही में साझेदारी अनाउंस की है विद द फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि FICCI के साथ, ऑल्सो विद सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फाउंडेशन, जिसके तहत वो जॉइंटली डेवलप करेंगे यूनिसेफ का री इमेजिन कैंपेन। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि ये री इमेजिन कैंपेन क्या है। री इमेजिन कैंपेन एक कैंपेन है जो यूनिसेफ ने चालू किया है, जिसके तहत वो सपोर्ट इकट्ठा कर रही हैं ग्लोबली, ताकि जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशंस और अफेक्टेड लोग हैं फ्रॉम द कोविड-19 उनके लिए कुछ हेल्प हो सके। इसमें सबसे ज़्यादा जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं या अफेक्टेड आप कह सकते हैं, बिकॉज ना तो उनकी स्कूलिंग हो पा रही है, ना एजुकेशन हो पा रहा है, और ऑल्सो काफ़ी ज़्यादा उन्हें क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। जो मिड एज के बच्चे हैं, अगर आप सरकारी आंकड़ा देखें तो उन्हें एक्सप्लॉइट भी किया जाएगा, बिकॉज उन्हें अब कम पैसों में जॉब्स वगैरह अवेल करने होंगे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ट्रैफिकिंग का शिकार हो रहे हैं और बहुत सारे बच्चे एक्सप्लॉइटेशन का शिकार हो रहे हैं। सो ये जो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल पॉपुलेशन है हमारी, उन्हें कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यूनिसेफ ने ये कैंपेन शुरुआत की है विद FICCI एंड SEDF। इसके तहत FICCI जो भारत का एक एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है और SEDF, ये दोनों अपने जो मेंबरशिप बेस है ग्लोबली, उनमें जो इनके मेंबर्स हैं उनको बोलेंगे कि वो सपोर्ट करें, उन पे रीच आउट करेंगे और कई सारे रिसोर्सेज, चाहे वो कैश हो या कोर असेट्स हो, उनको इकट्ठा करके उन्हें सही ढंग से मोबिलाइज किया जाएगा और इन बच्चों को या फिर इन वल्नरेबल पॉपुलेशंस को सपोर्ट दिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा कोविड-19 से डिस्ट्रप्टेड हुए हैं। और ऑल्सो जो बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस हैं जिन्हें कई बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, उन्हें भी जो पोटेंशियल लॉन्ग टर्म डैमेज है उससे भी बचाया जाएगा। कई सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की जाएंगी इन फंड्स के साथ।
और इसके अलावा इन बच्चों के अलावा उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उन्हें भी कुछ सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार हम FICCI के बारे में कुछ जान लेते हैं। जस्ट अ मिनट, मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ। FICCI की खोज की गई थी इन द ईयर 1927 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं नई दिल्ली में। ये हमारे फादर ऑफ द नेशन यानी कि महात्मा गांधी उनके एडवाइस पर बनाई गई थी ये, बाय GD बिरला एंड पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा सवाल, इनमें से किस कंपनी ने 7.7% स्टेक खरीदा है इन जियो प्लेटफॉर्म्स फॉर 33,737 करोड़? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए गूगल। आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं कि इससे सिमिलरली 3 क्वेश्चंस अराइज हो सकते हैं। पहला हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि किस कंपनी ने खरीदा है स्टेक। दूसरा आ सकता है कि कितने % स्टेक बेचे गए हैं फॉर 33,737 करोड़ गूगल को। और तीसरा सवाल आ सकता है कि कितने धनराशि के लिए 7.7% स्टेक बेचा गया है टू गूगल। तो 3 क्वेश्चंस सिमिलरली इससे आ सकते हैं, सबका आंसर सेम होगा। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले इन कंपनीज के CEO कौन कौन है एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। गूगल के CEO का नाम है सुंदर पिचई, जिन्होंने हाल ही में डिजिटल इंडिया के लिए 75,000 करोड़ निवेश करने का निर्णय लिया है ओवर अ पीरियड फ्रॉम 5 to 7 years। फेसबुक के CEO का नाम है मार्क जुकरबर्ग। Amazon के CEO का नाम है जेफ बीजोस। माइक्रोसॉफ्ट के CEO का नाम है सत्य नडेला। और एप्पल के CEO का नाम है टिम कुक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हाल ही में गूगल ने 7.7% स्टेक खरीदा है जियो प्लेटफॉर्म्स में फॉर 33,737 करोड़। और इससे अब सिंस अप्रैल जियो ने जो अपनी मार्केट इन्वेस्टमेंट है उससे रियलाइज किया है 1.52 लाख करोड़। टोटल अब तक जियो ने 32.84% स्टेक बेचा है अलग अलग कंपनीज को, और उन्होंने इससे रिकवर किया है मार्केट से अब 1,52,055.45 करोड़। तो चलिए एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी बाकी कंपनीज हैं जिनको ये स्टेक बेचा गया है। तो फर्स्ट डील हुई थी फेसबुक के साथ जब उन्होंने बेचा था 9.99% स्टेक फॉर 43,573.62 करोड़। दूसरी डील हुई थी सिल्वर लेक पार्टनर्स के साथ जब उन्होंने बेचा था 1.15% स्टेक फॉर 5,655.75 करोड़। तीसरी डील हुई थी विस्टा इक्विटी पार्टनर्स के साथ जब उन्होंने 2.32% स्टेक बेचा था फॉर 11,367 करोड़। चौथी डील हुई थी जनरल अटलांटिक के साथ जब उन्होंने बेचा था 1.34% स्टेक फॉर 6,598.38 करोड़। पांचवी डील हुई थी KKR जो कि एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म है उसके साथ जिनको उन्होंने बेचा था 2.32% स्टेक फॉर 11,367 करोड़। और ये KKR का एशिया का सबसे लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट है। छठी डील हुई थी मुबादला के साथ जिनको उन्होंने 1.85% स्टेक बेचा था फॉर 9,093.60 करोड़। सातवीं डील हुई थी सिल्वर लेक पार्टनर्स के साथ जब उन्होंने 0.93% स्टेक बेचा था फॉर 4,546.80 करोड़। आठवीं डील हुई थी अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज के साथ जब उन्होंने बेचा था 1.16% स्टेक फॉर 5,683.50 करोड़। नौवीं डील हुई थी TPG के साथ जब उन्होंने 0.93% स्टेक बेचा था फॉर 4,546.80 करोड़।
10वीं डील हुई थी एल कैटरटन के साथ जब उन्होंने 0.39% स्टेक बेचा था फॉर 1894.50 करोड़। 11th डील हुई थी पीआईएफ के साथ जब उन्होंने बेचा था 2.32% स्टेक फॉर 11,367 करोड़। 12th डील हुई थी इंटेल के साथ जब उन्होंने 0.39% स्टेक बेचा था फॉर 1,894.50 करोड़। और आखिरी डील हुई थी उनकी 0.15% शेयर्स के लिए फॉर 730 करोड़ विद क्वालकॉम। तो यानी कि कल तक 15 जुलाई तक उन्होंने बेचा था 25.24% स्टेक अपना फॉर 1,18,318.45 करोड़। और आज उन्होंने नई डील की है विद गूगल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, हाल ही में नाबार्ड ने एक रीफाइनेंस स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत जो हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज हैं उन्हें कंप्यूटराइज करने के लिए उन्होंने कितनी धनराशि एलोकेट की है। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 5,000 करोड़ नाबार्ड ने एलोकेट किया है पैक्स को कंप्यूटराइज करने के लिए। तो चलिए इसकी डिटेल्स जानते हैं आगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि नाबार्ड का एक्सपैंडेड फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। उन्होंने पैक्स यानी कि हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज को कंप्यूटराइज करने के लिए 5,000 करोड़ एलोकेट किए हैं इस स्कीम के लिए। ये जो स्कीम है उनकी रीफाइनेंस स्कीम, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स पर लागू होगी। इसके तहत जो हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है यानी कि पैक्स, उसे वो कन्वर्ट करेंगे टू मल्टी सर्विस सेंटर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पैक्स है उनका मेन काम यही होता है कि वो जो हमारे फार्मर्स हैं या हमारे किसान हैं उनको क्रॉप लोन प्रोवाइड करें। इसके अलावा उनका कोई भी पर्पस नहीं होता, ये उनका मेन एजेंडा है। तो वो और सर्विसेज प्रोवाइड करे अदर देन प्रोवाइडिंग क्रॉप लोन्स, इसीलिए नाबार्ड ने ये स्कीम लॉन्च की है जिसके तहत वो एग्रीकल्चर रिलेटेड कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो कुछ एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने के लिए हो, कुछ वेयर हाउसिंग फैसिलिटी हो या फिर इरिगेशन रिलेटेड फैसिलिटीज हो। इन सब के लिए भी उन्हें अब लोन प्रोवाइड करने के लिए एनकरेज कर रही है नाबार्ड। और इसके लिए उन्होंने स्पेसिफिकली 2,150 करोड़ एलोकेट की हैं जिसके तहत वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में निवेश किया जा सके। यानी कि बहुत सारे जो किसान हैं उनकी जो खेती वगैरह है आप जानते हैं डिस्ट्रॉय हो जाती है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इरिगेशन, सही से बारिश वगैरह नहीं होने से। इसीलिए जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें एनकरेज करने के लिए नाबार्ड चाहती है कि हमारे किसानों को कम से कम नुकसान हो। तो इसीलिए उन्होंने 2150 करोड़ ऑलरेडी अलग से इसके लिए दिए हैं। इट इज इंक्लूडेड इन दिस 5,000 करोड़। नाबार्ड का ऐसा मानना है कि जो हमारा पैक्स है यानी कि हमारा प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसे इससे हम कंप्यूटराइज कर सकते हैं। और पहले साल में वो चाहते हैं कि 5,000 जो पैक्स है उसे अपग्रेड किया जाए। यानी कि वर्ष 2021 में, 2022 में वो चाहते हैं कि 15,000 पैक्स को कंप्यूटराइज किया जाए और 2023 में और 15,000 पैक्स को अपग्रेड किया जा सके। तो चलिए अब नाबार्ड के बारे में कुछ जान लेते हैं। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसके हेडक्वार्टर्स है मुंबई में और इनके जो चेयरमैन हैं उनका नाम है चिंतला गोविंदा राजुलू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 5वें क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा को हाल ही में अपॉइंट किया गया है किस संगठन के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में हाल ही में जो इलेक्शन कमिश्नर है अशोक लवासा उन्हें चुना गया है। ये सर्व करेंगे एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशंस एंड ऑल्सो ऑफ पीपीपी यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। और ये स्टेटमेंट दी थी एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। अशोक लवासा सक्सीड करेंगे दिवाकर गुप्ता को जिनका टेन्योर खत्म होता है 31 अगस्त को। इनका काफ़ी
जाना माना एक्सपीरियंस रहा है इन द इंडियन सिविल सर्विस। तो चलिए अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ रिवीजन कर लेते हैं। इसके हेडक्वार्टर्स है मनीला, फिलीपींस में। इसके प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुगु असाकावा और इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में और करंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक के 68 मेंबर कंट्रीज हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। छठा क्वेश्चन, बीसीसीआई के इंटरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, हेमंत अमीन को चुना गया है एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया और उनके इंटरिम सीईओ के रूप में चुना गया है हेमंत अमीन को। और हेमंत अमीन रह चुके हैं आईपीएल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। हाल ही में हमने न्यूज में पढ़ा था कि राहुल जौहरी जो बीसीसीआई के सीईओ थे, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन सबमिट किया था टू जय शाह जो कि है सेक्रेटरी ऑफ बीसीसीआई इन द मंथ ऑफ अप्रैल, लेकिन ड्यू टू द लॉकडाउन उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं हुआ था। 9 जुलाई को उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुआ था और उन्हें इमीडिएटली कहा गया था ऑफिस वेकेट करने के लिए और उसके बाद एज एन इंटरिम सीईओ चुना गया है हेमंत अमीन को। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 7वें क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, सर्जे ब्रिन और लारी पेज को पीछे छोड़कर मुकेश अंबानी अब दुनिया के कौन से नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज डी, 6 नंबर पर आ गया है मुकेश अंबानी का नंबर। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे। जैसा कि हाल ही में कुछ दिन पहले हमने न्यूज में पढ़ा था कि इनकी रैंकिंग 7th हो गई है ग्लोबली इन टर्म्स ऑफ द रिचेस्ट मैन और अब ये रैंकिंग दोबारा चेंज हुई है अकॉर्डिंग टू द ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स जो कि उन्होंने रिलीज किया है 14 जुलाई को। 14 जुलाई की रिपोर्ट्स के हिसाब से मुकेश अंबानी जो भारत के सबसे रिचेस्ट आदमी हैं, उन्होंने सरपास किया है गूगल या फिर जो आप कह सकते हैं अल्फाबेट के को फाउंडर सर्जी ब्रिन और लैरी पेज को, और इन्होंने पीछे छोड़ दिया है सिलिकॉन वैली टेक के टाइटन एलियन मस्क को। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि टॉप 3 में कौन कौन है ग्लोबली द रिचेस्ट मैन। पहले नंबर पर है जेफ बीजोस जो कि है यूएस में और उनकी जो नेटवर्थ है वो है 184 बिलियन यूएस डॉलर्स। दूसरे नंबर पर है बिल गेट्स फ्रॉम यूएस अगेन और जिनकी नेटवर्थ है 115 बिलियन यूएस डॉलर्स। और तीसरे नंबर पर है बर्नार्ड आर्नोल्ट जो कि है फ्रांस से और उनकी जो नेटवर्थ है वो है 94.5 बिलियन यूएस डॉलर्स। ऑल्सो मैं आपको बता देती हूँ कि मुकेश अंबानी जो कि है चेयरमैन ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उनकी नेटवर्थ वॉरेन बुफे से भी ज्यादा है और उनकी नेटवर्थ करेंटली है एट 72.4 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, उस दिग्गज हॉकी प्लेयर का नाम बताइए जिन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है ऑफ द मोहन बगान फुटबॉल क्लब। 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, अशोक कुमार। मोहन बगान जो फुटबॉल क्लब है वो इंडिया और एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल क्लब है एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1889 और इसके जो प्रेसिडेंट है करेंटली उनका नाम है एस बोस। चलिए बात कर लेते हैं 70 इयर्स ओल्ड जो दिग्गज हॉकी प्लेयर है जिनका नाम है अशोक कुमार, उन्हें सम्मानित किया जा रहा है विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो कि कोलकाता की फुटबॉल क्लब मोहन बगान एथलेटिक क्लब देगी उनके फाउंडेशन डे पे ओवर अ वर्चुअल सेरेमनी। और इन्हें जो ये सबसे अहम प्लेयर थे इन दी 1975 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन हॉकी टीम के। जस्ट अ मिनट, मैं भूल गई आपको बताना कि जो फाउंडेशन डे है मोहन बगान एथलेटिक क्लब का वो है 15 अगस्त 1889 उनका फाउंडेशन डे है। तो नेक्स्ट मंथ उन्हें
ये अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा ओवर अ वर्चुअल सेरेमनी। चलिए बढ़ते हैं आगे हमारे 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, विश्व कौशल दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ई 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे। हर साल ये दिन मनाया जाता है ताकि जो हमारी युवा पीढ़ी है उसकी इम्पोर्टेंस को हम समझें कि उनमें स्किल्स की कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट है, और अगर उनको हम सही स्किल्स प्रोवाइड करें एट द यंग एज तो उन्हें सही से रोजगार मिलेगा, सही से उन्हें एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज मिलेगी और डिसेंट काम करने का नजरिया मिलेगा। तो चलिए एक बार रिविजन कर लेते हैं कि जुलाई में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज हैं। 1 जुलाई को मनाया जाता है डॉक्टर्स डे और दूसरा नेशनल पोस्टल वर्कर्स डे। 2 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पोस्ट जर्नलिस्ट डे 2020। 6 जुलाई को मनाते हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। 7 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड चॉकलेट डे और 11 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। चलिए बढ़ते हैं हमारे आखिरी क्वेश्चन की तरफ। आखिरी सवाल, बास्टिल डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए 14 जुलाई को फ्रांस में मनाया जाता है बास्टिल दिवस। तो क्यों मनाया जाता है चलिए जान लेते हैं। हर साल फ्रेंच गवर्नमेंट मनाती है बास्टिल डे जिसे कहा जाता है फ्रेंच नेशनल डे। इस दिन 1789 में बास्टिल में एक स्टॉर्मिंग हुई थी और जहां से शुरू हुआ था फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसे याद करके ये दिन मनाया जाता है। चलिए विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com जहाँ पर आपको ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, चाहे बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवेज हो, जैब हो, कैब हो, पैरा 13.2 हो। वहाँ पर उसे आप डायरेक्टली जाकर हमारे मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर पाएंगे 24/7, चाहे हमारी वेबसाइट पे हो या फिर ऐप पे हो। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।